वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग यहाँ बात करेंगे ह्वेनसांग, जिन्होंने अपनी पुस्तक सी यू की में भारत के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी प्रदान करी है। तो ह्वेनसांग जो थे वो एक चाइनीज ट्रेवलर थे, चीनी यात्री थे जो कि भारत में आए थे और उन्होंने भारत के बारे में जो विस्तृत जानकारी प्रदान करी है अपनी पुस्तक सी यू की में, उससे हमारे जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके बारे में पता चलता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सी यू की जो ह्वेनसांग है उससे हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास का जानने का एक स्रोत है। तो ह्वेनसांग जो एक थे वह एक चीनी यात्री थे और बहुत विद्वान भिक्षु और अनुवादक थे। वह राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान 629 से लेकर के 644 ईस्वी के बीच रेशम मार्ग से भारत आए थे और उन्होंने जुआंग और तीर्थयात्रियों के राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बन जाती है कि उनको किस नाम से जाना जाता है? तीर्थयात्रियों के राजकुमार के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इसके बाद उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सी यू की में है जो कि बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड के नाम से भी विकसित है। ने भारत में उन दिनों के दौरान प्रशासनिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों के कई विवरण मिलते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको यह रखना है कि किसके शासनकाल में आए थे। तो जो हर्षवर्धन है, पुष्यभूति वंश के जो राजा हैं, राजा हर्षवर्धन, वो उस काल के दौरान आए थे जो कि 7वीं और 6ठी शताब्दी के आसपास का यहाँ पर जो राजवंश था, भारत पे जो राज कर रहा था। अब इसके बाद यहाँ पे हालांकि वर्णन पक्षपाती थे ताकि बौद्ध धर्म का महिमंडन किया जा सके और राजा हर्षवर्धन की प्रशंसा की जा सके। राजा हर्षवर्धन ने यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ह्वेनसांग का काफ़ी अच्छे से यहाँ पे स्वागत किया था और काफ़ी यहाँ पे उनको धन और संपत्ति प्रदान करी थी और उनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सम्मान दिया था और एक बौद्ध संगति भी हुई थी यहाँ पर। उनको यहाँ पे उसका अधिकारी बनाया था, अधिकारी भी कह सकते हैं, और अधीक्षक भी बनाया था, जिससे कि यहाँ खुश होकर के शायद हो सकता हो कि ह्वेनसांग ने उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करी है। अब आगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं याद रखने की जो बातें हैं। सी यू की में उन्होंने मुख्य रूप से भारत में शहर के जीवन का वर्णन किया है। विभिन्न प्रकार के घर, सड़क आदि के निर्माण के संदर्भ में विशेष रूप से कन्नौज के बारे में उन्होंने यहाँ पे विस्तृत जानकारी प्रदान करी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है यहाँ पे उनके खाते के अनुसार प्रयाग एक प्रमुख शहर था। पाटलिपुत्र का महत्व हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज ने कम कर दिया था। तो यहाँ पर जो कन्नौज थे उनकी जो राजधानी थी, जो हर्षवर्धन थे उनकी जो राजधानी थी कन्नौज, उससे जो पाटलिपुत्र की जो विशेषता थी उसको कम कर दिया होगा। इसके बाद तो यहाँ बात कर सकते हैं हम लोग कि श्रावस्ती और कपिलवस्तु धार्मिक खाते महत्व को खो चुके थे। इनके बजाय नालंदा बिहार और वल्लभी गुजरात में शिक्षा के केंद्र बन गए थे। इसके आगे हम बात करते हैं यहाँ पे उन्होंने क्या क्या बात करी है यहाँ पे हम लोग के भारत के बारे में। उन्होंने अपने पाठ के अनुसार हर्ष ने राज्य की आमदनी को 4 भागों में विभाजित किया था। तो पहला क्या है? पहला है नियमित प्रशासनिक व्यय के लिए 1/4 भाग, सरकारी कर्मचारियों का भुगतान करने के लिए 1/4 भाग, विद्वानों को 1/4 भाग और ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को दान के रूप में 1/4 भाग। तो ये इस तरीके से यहाँ पर जो दान देने की जो प्रथा थी और जो व्यय था वो ये है। इसके बाद हालांकि उन्होंने वर्णन किया है कि उस दौरान यात्रियों का सुरक्षित नहीं था। मतलब यात्रा करना सुरक्षित कैसे नहीं था? अगर यात्रा करना सुरक्षित नहीं था तो ये इतनी बड़ी यात्रा करके कैसे चले गए? तो ये उनका एक मत था। उसके बाद ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष काफ़ी मेहनती और कल्याणकारी रहता था। ऐसा इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने जो हर्ष थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मदद करी थी। अपने प्रवास के दौरान ह्वेनसांग ने कश्मीर, पंजाब, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर का दौरा किया था। उन्होंने डेक्कन, उड़ीसा और बंगाल की भी यात्रा करी थी। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं तो ये अब शहर यहाँ पे मिले हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे कश्मीर, पंजाब, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और उसके बाद
जो आपका ये भारत है उसके जो यहाँ पे उड़ीसा है, उड़ीसा और फिर आपके जो ये बंगाल क्षेत्र है और फिर इसके बाद फिर आपका जो डेक्कन का क्षेत्र है ये वाला, यहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी यहाँ पे यात्रा करी होगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं उन्होंने 5 साल नालंदा यूनिवर्सिटी में नालंदा विश्वविद्यालय में बिताए और आचार्य शीलभद्र के अधीन अध्ययन किया। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसके अधीन उन्होंने, यहाँ पे आचार्य शीलभद्र के अधीन उन्होंने क्या करी थी, अपना अध्ययन किया था। और दूसरा नालंदा में कितने साल तक रहे, 5 साल तक। इनके अनुसार जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसमें कहीं कहीं मिलता है 3000 स्टूडेंट थे और लगभग 500 शिक्षक, और कहीं कहीं मिलता है हम लोगों को कि 10,000 शिक्षार्थी मतलब स्टूडेंट्स थे और जो आपके शिक्षक थे वो 1000 शिक्षक थे। इन्होंने ये भी बताया कि जो हर्षवर्धन थे उन्होंने 200 गांवों का जो रेवेन्यू है वो उनके लिए जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसके लिए संरक्षित करके रखा था। अगर हम लोग यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें कि उनको किसने मतलब उसको किसने बनवाया था नालंदा यूनिवर्सिटी को, तो कहा जा सकता है कि कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन करी गई थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं उनके भारत यात्रा क्लासिक चीनी पाठ पश्चिमी क्षेत्रों पर ग्रेट टांग रिकॉर्ड में विस्तार से दर्ज किया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आपको ये जानकारी कैसी लगी और ये जो जानकारी हम प्रदान कर रहे हैं वो किस प्रकार की है वो हमको ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और चैनल पे आपको कुछ सही लग रहा है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।